नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th जियो की, क्लास 12th भूगोल की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 12th जियो के मिड टर्म एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर को। ये जो मिड टर्म एग्जाम है इसको आप टर्म 1 का एग्जाम भी कह सकते हो, फर्स्ट टर्म का एग्जाम भी कह सकते हो, इसको आप हाफ ईयरली एग्जाम भी कह सकते हो। हालांकि ये जो टर्म 1 का एग्जाम है ये कोविड पीरियड के दौरान जो आपका टर्म 1 का एग्जाम था उससे टोटली डिफरेंट रहेगा। जो कोविड पीरियड था उस वक्त आप जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे ईयर को हमने 2 टर्म में डिवाइड कर लिया था। सीबीएसई ने 2 टर्म्स में डिवाइड किया था कि फर्स्ट टर्म और उसके बाद सेकंड टर्म। तो उस वक्त जो फर्स्ट टर्म था उसमें टोटली जितने भी क्वेश्चन थे वो एमसीक्यूज थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं रहने वाला, यानी कि टोटली सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज नहीं रहेंगे। एक चेंज तो ये है। सेकेंड चेंज क्या है कि जब कोविड पीरियड में आपका टर्म 1 का एग्जाम हुआ था उसमें जितना भी सिलेबस आपने कवर किया था वो हो गया, दैट्स ऑल। उसको आप साइड में रख सकते थे, यानी कि टर्म 1 का एग्जाम सेकंड टर्म में रिपीट नहीं हुआ था। टर्म 1 का जो सिलेबस था वो सेकंड टर्म में रिपीट नहीं हुआ था। लेकिन इस बार क्या है कि आप टर्म 1 के सिलेबस को एग्जाम देने के बाद साइड में नहीं रख सकते, क्योंकि टर्म 1 का सिलेबस है वो आपके एनुअल एग्जाम में रिपीट होने वाला है, क्योंकि हम दोबारा से एनुअल सिस्टम की तरफ लौट आए, यानी कि एनुअल पैटर्न रहेगा और उसमें आपका टोटल सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो ये 2 बड़े चेंज आएंगे। ओके, अब क्या करना है, चेंज आ गए तो चेंज आने के बाद एक चीज़ ये करनी है कि अपने जो मिड टर्म के एग्जाम होते हैं उनको सीरियसली लेना है, क्योंकि मिड टर्म के एग्जाम तक अगर जितना सिलेबस आपने कवर किया वो अच्छे से कर लेते हो, इट मीन्स दैट भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, मन हल्का लगेगा। ओके, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो पॉजिटिव वाइब्स भी आएगी कि हाँ इतना तो सिलेबस मैंने कर लिया है। इसके साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उनका टारगेट होगा कि मुझे क्लेट का एग्जाम देना है, तो क्लेट का एग्जाम अगर देना है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि हमने इतना सिलेबस सीरियसली ले लिया है। ओके, तो इसको हमें फाइनल एग्जाम की तरह ही प्रिपेयर करना है। क्लियर। और एक और चीज़ कि आज हम जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर रहेगा आपके एनुअल एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि इसको आप ब्लूप्रिंट की तरह ले सकते हो कि आपका एनुअल एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनकी लैंग्वेज क्या रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पहले से पता हो ताकि हम अपनी अच्छी से स्ट्रैटेजी बना पाएँ। ओके, और ये जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है चाहे वो मिड टर्म के एग्जाम के हैं चाहे वो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम के रहेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन पेपर हमेशा के लिए आप याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों इनके थ्रू हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने लेवल को बहुत ऊपर लेकर के जाते हैं, हम नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। क्यों इनके थ्रू जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक तो माइंड सेट हो जाता है कि भाई लैंग्वेज क्या रहेगी, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहेगा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा। कुछ क्वेश्चन्स अगर हमें नहीं आते हैं, हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो आंसर्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं कि इस टाइप से हम आंसर देंगे। ओके, तो इससे भी एक कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव वाइब्स आती है, और जब भी पॉजिटिव वाइब्स आती है तो इट मीन्स दैट हम थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सीरियसली लें। क्लियर। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है, ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो होते हैं जितने भी होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इसी बहाने हम रिवाइज भी कर लेते हैं। क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की। और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर जैसा कि ऊपर मैंने टाइटल दिया है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय द्वारका दिल्ली। ओके, ये स्कूल का नाम मैंने मेंशन कर दिया है, XYZ कुछ भी आप लिख सकते हो। और ये मिड टर्म का एग्जाम है। क्लियर, जिसको आप हाफ ईयरली एग्जाम भी कह सकते हो। टाइम रहेगा 3 आवर्स का, सब्जेक्ट हमारा जियो है और मैक्सिमम मार्क्स 70 रहेंगे। और ये जो मिड टर्म का एग्जाम होता है 99% जो स्कूल होते हैं उसमें उतने ही मार्क्स का होता है जितने मार्क्स का आपका एनुअल एग्जाम होना होता है। हालांकि कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि 40 मार्क्स का हुआ है, कुछ ही स्कूल में होता है वो गड़बड़ होता है। ये जो 70 मार्क्स का होता है, और दूसरा ये कि सेम पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई इस टाइप का एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा। क्लियर। सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे क्या क्या डाला है। यहाँ पे पहला है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये सभी को पता है। राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन, ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कोशिश कीजिए कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, जरूरी नहीं कि आपने जो क्रेम किया रट्टा लगा के नहीं लिखना। आपको कंसेप्ट पता है, बस लिख डालो, उसे ठीक तरीके से लिखना है। उसके बाद है मैप है वो आपके आंसर शीट में अटैच करना है, और डायग्राम मैप वर्क के लिए आपको पेंसिल को यूज़ करना है। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे, और सेक्शन ए में दिए गए 17 क्वेश्चन। ओके, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही रहेगा। कौन से क्वेश्चन है, ये MCQs रहेंगे सारे के सारे। ओके, तो इसमें हम क्वेश्चन को देख लेते हैं और उनके आंसर को डिस्कस करेंगे डिटेल में, सारे ऑप्शन के ऊपर नहीं जाएंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया, विच कंट्री डज एलन सिंपल बिलोंग, विच कंट्री डज एलन सी सैंपल बिलोंग। हमें बताना है कि कुमारी एलन सी सैंपल किस देश से संबंध रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा, वो US से, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखती है। क्लियर।
क्योंकि इनकी बात की गई आपके फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ से एक क्वेश्चन दिया गया। सेकेंड क्वेश्चन है उसी सेम चैप्टर से, विच ब्रांच ऑफ जियोग्राफी डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन जियोग्राफी। हमें बताना है कि कौन सी ब्रांच है जियो की जो ह्यूमन जियोग्राफी से बिलोंग नहीं करती है। क्लियर। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो सी रहेगा, फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल। ये जो भौतिक भूगोल है ये तो फिजिकल जियोग्राफी की ब्रांच है, ह्यूमन जियोग्राफी की ब्रांच नहीं है। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए, तीसरा जो हमें क्वेश्चन दिया गया, तीसरा क्वेश्चन है, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। हमें बताना है कि ये नवनिश्चयवाद का जो सिद्धांत है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो थ्योरी है, ये किसने दी है। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा, ग्रिफिथ टेलर ने ये थ्योरी, ये कंसेप्ट दिया है। क्लियर। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में हमें बतानी है कि विश्व का जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। ओके, तो एज पर एनसीईआरटी हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, 54% पर स्क्वायर किलोमीटर वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके, तो ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। हमें क्या बताना है, बताना है कि परिवहन का कौन सा साधन है जो डोर टू डोर यानी द्वार से द्वार सेवाएं करता है। ओके, कौन सा साधन है जो आपके घर तक पहुंच जाता है, वो हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, रोडवेज यानी कि सड़क परिवहन है वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। आपका घर का मतलब गेट थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, घर के अंदर बिल्कुल घुस सकते हो आप। ओके, लेकिन अगर आपके पास कितना भी पैसा है, एयरपोर्ट आपके घर के पास हो ज़रूरी नहीं, ऐसे ही रेलवे स्टेशन या फिर पोर्ट आपके घर के पास नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास अगर ठीक ठाक सा पैसा है तो भी चलेगा। जो सड़क परिवहन है, ऑटो वाले भैया को कहिए, वो आपके घर तक आ जाता है बिल्कुल। क्लियर। तो डोर टू डोर जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो रोडवेज यानी कि सड़क परिवहन है। उसके बाद सिक्स्थ जो क्वेश्चन दिया गया है, सिक्स्थ क्वेश्चन है BRO स्टैंड्स फॉर। BRO का अर्थ क्या है, BRO का अर्थ है, ये आंसर रहेगा करेक्ट आपका, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो हमारे बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे ये रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन फोकस उन्हीं के ऊपर होता है क्योंकि वो रोड्स हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। हमें बताना है कि कौन से, किस महाद्वीप में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हाईएस्ट है एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, अफ्रीका जो कंटिनेंट है वहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हाईएस्ट है एट प्रेजेंट। क्लियर। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन दिया गया, एट्थ क्वेश्चन है, द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव अ वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमें बताना है कि विश्व के 10 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है। तो ये आपने चैप्टर में कई बार पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो नियर अबाउट 60% जो पॉपुलेशन है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60% जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में रहती है। क्लियर। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट मीन्स। हमें बताना है डेवलपमेंट यानी कि विकास का अर्थ क्या है। ओके, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि गुणात्मक परिवर्तन, उसके बाद क्वालिटेटिव चेंज दिया गया है, सेकंड ऑप्शन दिया गया नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक परिवर्तन, थर्ड है इंक्रीज इन क्वांटिटी, मात्रा में परिवर्तन, और डी दिया गया सिंपल चेंज। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर है ए आपका, क्वालिटेटिव चेंज यानी कि गुणात्मक परिवर्तन होने चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अगर गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, मात्रा में चेंज हो रहा है, सिंपल चेंज हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब कि कुछ क्वालिटी में चेंज आ रहा है, तो उसे ही हम डेवलपमेंट या विकास कहेंगे। ओके, गुणात्मक परिवर्तन है वो विकास कहलाएगा। तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन दिया गया, विच इज़ नॉट ए हिंड्रेंस टू इक्विटी। इनमें से क्या है जो समता के लिए बाधा नहीं है। यह बताना है कि इसमें से क्या जो समता के लिए बाधा नहीं है। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, फ्रीडम जो है ये कोई जो हमारी इक्विटी है उसके लिए बाधा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। लिंग, प्रजाति या जाति के आधार पे हो सकता है कि कहीं गड़बड़ हो जाए, लेकिन स्वतंत्रता से इस टाइप की कोई प्रॉब्लम या इश्यू क्रिएट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, अगला जो क्वेश्चन दिया गया 11th क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट, 11th क्वेश्चन दिया गया, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सी कंट्री है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, HDI रैंकिंग में, मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, नॉर्वे है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
12 जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है हमारा, विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग्स द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर किस टाइप की खेती बाड़ी को कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है? इसको हिंदी में कहें तो कर्तन दहन। हमें बताना है कि कौन सी कृषि है जिसको कर्तन एवं दहन भी कहा जाता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए। करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, जो प्राइमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, प्रारंभिक जीविका कृषि है, उसको स्लेश एंड बर्न यानी कि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। कर्तन का अर्थ होता है काटना, दहन का अर्थ होता है जलाना। इस प्रकार की जो कृषि होती है उसमें आदिवासी लोग जो इस प्रकार की खेतीबाड़ी को करते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उनको जलाते हैं, तो हो गए ना कर्तन एवं दहन। तो वहाँ पे वो खेती करना शुरू कर देते हैं। जब वो मिट्टी भूमि कम उपजाऊ हो जाती है, देन दे अगेन शिफ्ट देयर प्लेस ऑफ फार्मिंग, वो फिर उसको शिफ्ट कर लेते हैं। 3 से 5 साल के बाद वो ऐसा ही करते रहते हैं, घूम घूम के ये कृषि करते हैं, इसलिए इसको झूम कृषि भी कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 13th क्वेश्चन दिया गया, डेनमार्क इज नॉन फॉर। हमें बताना है कि डेनमार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग के लिए, कैटल रेयरिंग के लिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी कि सहकारी कृषि के लिए, या फिर ग्रीन फार्मिंग के लिए, यानी कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें करेक्ट जो आंसर है आपका सी रहेगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी कि सहकारी कृषि है, उसका बेस्ट एग्जांपल है डेनमार्क। वहाँ पे ये कोऑपरेटिव फार्मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन दिया गया, विच एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। कौन सी एक्टिविटी है जिसमें रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है, यानी कि कौन सी गतिविधि है जिसमें कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदला जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में ऐसा किया जाता है। कच्चा माल प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं, उसको माल को तैयार माल में बदल दिया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इनमें से क्या है जो कृषि आधारित उद्योग का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन दिए गए, जैसे इसमें चीनी उद्योग दिया गया, शुगर इंडस्ट्री ऑप्शन। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। थर्ड ऑप्शन दिया गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। और फोर्थ दिया गया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है। उसके बाद 16th क्वेश्चन दिया गया, नेम द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के, विश्व के सबसे लंबे रेलवे मार्ग का नाम बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट है जिसकी लंबाई 9300 किलोमीटर से भी कुछ ज़्यादा है, और ये रशिया के 2 सिरों को, यानी कि जो पश्चिमी भाग है उसको पूर्वी भाग से जोड़ते हैं। ओके, तो ये व्लादिवोस्टॉक तक जाता है लेनिनग्राड से लेकर के। तो एक लंबा, यानी कि लेनिनग्राड को जिसको सेंट पीटर्सबर्ग बोला जाता है, तो वहाँ से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक ये जाता है जापान के पास। तो ये है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे रूट, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। उसके बाद 17th क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। तो ये क्वेश्चन दिया गया, विच इज द बिजिएस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका फर्स्ट रहेगा, नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन रूट है वो वर्ल्ड का बिजिएस्ट सी रूट है। ये वर्ल्ड के 2 मोस्ट डेवलप्ड इलाकों को कनेक्ट करता है, यूरोप को ये कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका के साथ। क्लियर। ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट जो रहेगा, जिसमें 17 MCQs क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, कोई इंटरनल चॉइसेस यहाँ नहीं मिलेगी। उसके बाद सेकंड जो हमारा सेक्शन रहेगा, सेक्शन बी, सेकंड सेगमेंट। यहाँ पे क्या दिए गए, यहाँ पे हमें दिए गए 6 3 मार्कर क्वेश्चंस को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक यहाँ पर दिए गए। इसमें फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि भार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ वेट। तो भार के आधार पे अगर बात की जाए, वेट के बेस पे बात की जाए, तो जो इंडस्ट्रीज है दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 ग्रुप्स में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हैवी इंडस्ट्री और सेकंड है लाइट इंडस्ट्री, यानी कि भारी उद्योग और हल्के उद्योग। अब भारी उद्योग कौन से होते हैं? वो उद्योग जो भारी कच्चे माल को यूज करते हैं और उनका तैयार माल भी भारी होता है, यानी कि दोज इंडस्ट्रीज विच यूज द हैवी रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूसेस हैवी गुड्स, तैयार माल भी उनका भारी होता है।
जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री है, वो क्या है, हैवी इंडस्ट्री में आएंगी। लाइट इंडस्ट्री कौन सी है, हल्के उद्योग कौन से होते हैं, जिनका कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही हल्के होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉच इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल मोबाइल इंडस्ट्री। क्लियर, तो ये आपको बताना है लेकिन एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। इसमें हमें बताना है कि ये जो पहला चरण था मानव विकास का, वो जो चरण है उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद का काल कहा जाता है। उस समय में जो नेचर थी दैट वाज द ऑल माइटी, वो सर्वशक्तिमान थी और हमें उसी के अनुसार कार्य करने पड़ते थे। जैसे कि फल फ्रूट जहाँ भी मिल गए उनको खा लिया, तो दैट वाज द फर्स्ट पीरियड। इसे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। एंड दिस थ्योरी, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय द जर्मन फिलोसफर्स हैं, उन्होंने दिया है, तो इसको हम जर्मन थ्योरी भी कह सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नेचर इज ऑल माइटी एंड वी आर लाइक दैट ऑफ ए स्लेव ऑफ द नेचर, की मानव है वो प्रकृति का दास होता है। दास समझते हो ना, गुलाम होता है। तो ये वो थ्योरी है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है, पॉइंट्स में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के 4 स्तंभ आपको बताने हैं कि मानव विकास के लिए कौन सी 4 चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आप उन सभी को, आप जैसे इक्विटी की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें, तो ये 4 हो जाते हैं। यानी कि इक्विटी होगी, समता हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास हो गया, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण हो गया और प्रोडक्टिविटी हो गया उत्पादकता। तो ये 4 स्तंभ होते हैं, इनके बिना मानव विकास अधूरा होता है। तो इन चारों को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हमने चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया तो उस वक्त बात भी की थी, ये क्वेश्चन श्योर वाले क्वेश्चन में से एक आता है। उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द रोडवेज, रोडवेज के एडवांटेज बताने कि इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट करना ईजी है। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन द डिफिकल्ट एरिया, जैसे पहाड़ी इलाका, उबड़ खाबड़ इलाका, वहाँ पर भी सड़कें बनाई जा सकती है। ओके, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, प्रोवाइड करता है, द्वार से द्वार सर्विस प्रोवाइड करता है। इट इज़ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको लाला की दुकान पे जाना है 1 किलोमीटर, तो सबसे बेस्ट आपके लिए रोडवेज रहेगा। इट इज़ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द फ्यूअर पर्सन, 1-2 व्यक्ति को लेके आना है बस स्टैंड से, तो भाई रोडवेज ही बेटर रहेगा। इसके अलावा लिटिल बिट, अगर फ्यूअर पर्सन के साथ साथ अगर हमें पैकेज सामान लेकर के आना है और उसकी क्वांटिटी कम है तो उसके लिए बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हमारा रोडवेज रहता है। तो ऐसे 3 या 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। उसके बाद राइट ए नोट ऑन स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल है उसके ऊपर एक नोट लिखना है, स्वेज कैनाल का बताना है कि कब कंस्ट्रक्शन हुआ इसका, और आप बता दोगे पोर्ट, स्वेज पोर्ट सईद के बारे में बता दीजिए कि ये 2 पोर्ट है इंपॉर्टेंट, और इसने लंदन से मुंबई की दूरी है वो लगभग 7,000 किलोमीटर वो कम कर दी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद 23rd जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट इज़ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, आपको बताना है व्यापार संतुलन क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि निर्यात और आयात के बीच में जो अंतर है उसे व्यापार संतुलन कहा जाता है। अब अनुकूल क्या होगा, फेवरेबल कब होगा, कि व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन दैट ऑफ इम्पोर्ट, जब निर्यात है वो आयात से कम हो तो उसे अनुकूल बोलेंगे। भाई फायदा है ना, 1,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करें और 500 करोड़ के आसपास का हम इंपोर्ट करें, 500 करोड़ का हम बेनिफिट में। अनफेवरेबल कब होगा, प्रतिकूल कब होगा, जब आयात ज़्यादा हो, निर्यात जो एक्सपोर्ट करें वो कम हो। ठीक, ये आप लिख दोगे इस टाइप से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी की हम बात करेंगे। सेक्शन सी है, यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ा सा चेंज है कि आपका जो सेक्शन बी रहेगा उसमें आपके एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके 18, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन आपके रहेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ओके, जब आपका एग्जाम होगा तो नेक्स्ट जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दूंगा तो उसमें मैं आपको सोर्स बेस्ड एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ। क्लियर, तो ये चेंज रहेगा, बाकी सेम पैटर्न इसी तरीके से आपका एनुअल एग्जाम आने वाला है। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे हमें दिए गए 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस भी मिलने वाली है जो कि मैंने यहाँ पर नहीं दिया। क्लियर, तो इसमें 24th जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सप्लेन द रीजन, हमें बताना है कि विश्व में जनसंख्या वो एक समान रूप से वितरित नहीं है। क्यों नहीं है, कारण हमें बताना है। जैसे काफ़ी सारे रीजन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जहाँ पे हार्श क्लाइमेट होती है, टू कोल्ड टू हॉट, वहाँ कौन रहता है, कम लोग रहते हैं। जहाँ पे क्लाइमेट होती है वो मॉडरेट होती है, वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। क्लाइमेट हो गया, ऐसे सॉइल जहाँ फर्टाइल होगी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वाटर जहाँ पानी अवेलेबल होगा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ऐसे ही प्लेन एरिया में पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होती है, पहाड़ी इलाकों में कम होती है। क्लियर,
इसी तरीके से जो अर्बनाइजेशन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, शहर होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, सिक्योर पीस होती है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ये कुछ काफ़ी सारे कारण बन जाएंगे, तो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। उसके बाद 25th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 3 गेजेस ऑफ द रेलवेज, गिव रीजन्स वाई द डेंसिटी ऑफ रेलवे इज लो इन द नॉर्थ ईस्ट। हमें बताना है रेलवे के 3 गेज का बताना है। तो सबसे पहले ब्रॉड गेज आ जाएगा। ब्रॉड गेज है जिसमें जो हमारी लाइन्स होती है, पटरियाँ होती है, उनके बीच की दूरी है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा होती है। दूसरा हमारा जो गेज है, यहाँ 4 की बात करेंगे। दूसरा आ जाता है स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज होता है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इसमें दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.44 मीटर होती है। क्लियर, यानी कि 1.5 मीटर से कम लेकिन 1 मीटर से ज़्यादा होती है। और तीसरा हो जाता है मीटर गेज, जो अपने इंडिया में काफ़ी कॉमन है। तो मीटर गेज में दोनों पटरियों के बीच की डिस्टेंस है वो 1 मीटर होती है। एक आ जाता है नैरो गेज जिसमें लेस देन 1 मीटर उनके बीच की डिस्टेंस रहती है। तो ये जो लेस देन 1 मीटर वाली इस टाइप की लाइनें होती है ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होती है। अभी उसके बाद सेकेंड पार्ट में पूछा है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रेलवे कम होने के कारण क्या, कि रेलवे का विकास नहीं हो पाया। उसके कई सारे कारण हैं, घने जंगल पाए जाते हैं भाई, दैट इज़ ए हिली एरिया, माउंटेन एरिया है, तो वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना आसान नहीं है। फ्लडेड, थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स आ देर, हज़ारों नदियाँ और फ्लड वहाँ पे फ्रिक्वेंट है। तो ये सारे रीजन्स आप वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइमेरी सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताइए। सिंपल से तरीके से बता सकते हो कि भाई जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती है उसमें कम भूमि की आवश्यकता होती है, साल में एक ही फसल लेते हैं। इसमें ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होती है। क्लियर, दे कैन टेक द मोर देन 1 क्रॉप भी ये ले सकते हैं। वहाँ पे कम मेहनत लगती है, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगती है। वहाँ पे कम पैसा चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा पैसा चाहिए। वहाँ पे कम पूंजी, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा पूंजी। वहाँ पे कम मशीनों का प्रयोग, यहाँ पे ज़्यादा मशीनों का प्रयोग। वहाँ पे कम केमिकल्स का यूज़, यहाँ पे ज़्यादा केमिकल्स का यूज़। वहाँ पे कम प्रोडक्शन, यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन। वहाँ पे कम प्रॉफिट, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट। यानी कि वहाँ सब कुछ कम कम है, यहाँ पे सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा है। ऐसे लिख सकते हो, बन जाएगी बात। ओके, उसके बाद 27th क्वेश्चन दिया गया, क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स इन डिटेल। कि आपको क्या करना है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल के बेस पर क्लासीफाई करना है और एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है। तो रॉ मटेरियल के बेस पे बात की जाए तो इंडस्ट्रीज़ जैसे एग्रो बेस्ड हो सकती है, कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं जो रॉ मटेरियल कृषि से लेते हैं। ओके, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज़ मिनरल बेस्ड हो सकती है, खनिज आधारित हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टीलिंग इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। ओके, ये इंडस्ट्री केमिकल बेस्ड भी हो सकती है जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री फॉरेस्ट बेस्ड भी हो सकती है जैसे फर्नीचर एंड पेपर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री एनिमल बेस्ड भी हो सकती है, पशु आधारित उद्योग भी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री हो गई। ओके, ये ओशियन बेस्ड भी हो सकती है जैसे सोल्ट इंडस्ट्री होगी, लाइक दैट। तो फिशरीज हो गई। तो ऐसे 5 या 6 जहाँ तक लेके जाना चाहो वहाँ तक लेके जा सकते हो। मिनिमम 4 आपको बताने हैं विद एग्जाम्पल। उसके बाद 28th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, ये 5 मार्कर में लास्ट क्वेश्चन है। What are the main features of waterways? Mention 4 most important waterways. जो जल परिवहन है उनकी मुख्य विशेषताएं क्या, ये हमें बताना है। ओके, तो जल परिवहन है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ओके, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं करता। इसमें वियर एंड टीयर की जब हम बात करते हैं यानी कि घिसावट बहुत कम होती है। क्लियर, और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि 4 इंपॉर्टेंट वाटरवेज के नेम बताने, तो नॉर्थ अटलांटिक हो गया। ओके, एक हो गया रेड सी जिसको हम स्वेज कैनाल कह सकते हैं, पनामा कैनाल का कह सकते हैं, साउथ अटलांटिक हो गया। ओके, केप ऑफ गुड होप हो गया, आसान तरीफ वाला मार्ग हो गया। तो 4 या 5 के नाम लिख दोगे, लेकिन सबसे पहला एक सेम रहना चाहिए, वो रहेगा उत्तरी अटलांटिक जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन सी। उसके बाद सेक्शन डी की बात करेंगे और डी सेक्शन आपके एग्जाम में रहने वाला है 10 मार्क्स का, यानी कि ये रहेगा मैप वर्क से रिलेटेड। इसमें जो 5 पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे वर्ल्ड मैप से रिलेटेड, और क्वेश्चन नंबर जो 30 रहेगा वो रहेगा आपके मैप ऑफ इंडिया से रिलेटेड, यानी कि बुक बी से रिलेटेड। तो पहला है, इसमें दिया गया कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, कंट्री विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछा गया। क्लियर, ये याद रखना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो बांग्लादेश है। क्लियर, उसके बाद स्वेज कैनाल आपको लोकेट करनी है जो रेड सी को
कनेक्ट करते हैं मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से, वो आपको दिखानी है। मुंबई पोर्ट आप दिखा दोगे, टोक्यो को आपको दिखाना है, जापान की कैपिटल है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट को दिखाना है जो कि रशिया के बीच से निकलता है। क्लियर, तो ये आपको लोकेट करना है। उसके बाद की अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 30 की, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया, इसमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैप ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। क्या क्या लोकेट करना हमें, सबसे पहले सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, स्टेट विद लोएस्ट सेक्स रेशो, ये हमारा हरियाणा रहेगा। यहाँ पे पड़ोस में है, दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में है, पंजाब के बिल्कुल पास में आ गया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में आ गया। उसके बाद मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, टोटल जनसंख्या की बात की जा रही है, ये हमारा यूपी रहेगा। उसके बाद स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश रहेगा। एंड देन द चेन्नई आपको लोकेट करनी है। और उसके बाद लोकेट करना हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे है, प्रतिशत, परसेंटेज बतानी है, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मतलब ठीक से समझ में भी आया होगा, हेल्पफुल भी रहेगा, होपफुली हेल्पफुल रहेगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आएंगे, बाकी सब्जेक्ट के भी, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि 11th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, उनके लिए बहुत सारा कंटेंट आ रहा है। 12th के लिए बहुत लिमिटेड मैंने कंटेंट दिया है, तो अगर सपोर्ट मिलेगा तो लगेगा कि हाँ भाई काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हम इसको फिर आगे और भी कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।